साजिशें तो वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो। मेरी कोशिश तो मन जीतने की होती है ताकि रिश्ता कायम रहे जब तक जिंदगी है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि यानी कि आदि कश्यप मुंबई चा मानुस लेकर आया है आपके लिए आड़ी टेढ़ी बातें। और आज 28 जून यानी कि रविवार का दिन है और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमारा 50वां एपिसोड है। यानी कि यह एपिसोड हम लगातार लॉकडाउन के पीरियड से शुरू किया था और कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो 50वें एपिसोड यानी गोल्डन जुबली, मैं आप सबको इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपके साथ के लिए, आपके सहयोग के लिए और आपने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया उसके लिए। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम को पसंद किया, आरजे आदि को पसंद किया और आपने हमारा मनोबल ऊपर किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी इस तरह से आप हमें सहयोग देंगे। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूं आपका और प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया, अजीब सिलसिला है ये ज़िंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। वक्त बदल जाता है ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी बदल जाती है वक्त के साथ। वक्त नहीं बदलता दोस्तों के साथ, बस दोस्त बदल जाते हैं वक्त के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, ये था वक्त के बारे में। और अब मैं देना चाहता हूं कुछ अपडेट्स। करंट अफेयर्स होंगे, कोविड-19 की न्यूज़ होगी और कुछ आर्थिक समाचार यानी कि इकोनॉमिक न्यूज़ भी होगी। तो दोस्तों, 24 घंटों में 5,28,187 केसेस हो चुके हैं, जो कि 5 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। 18,742 यानी कि नए कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जो कि नंबर बढ़ गया है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 2,02,129 लोग एक्टिव हैं। 3,09,906 रिकवर हो चुके हैं, यानी कि 57-58% के करीब की रिकवरी रेशो है। 16,096 लोगों की डेथ हो चुकी है और इसमें 407 लोगों की डेथ पिछले 24 घंटे में हुई है। दोस्तों, टेस्टिंग अभी तक करीब 80 लाख लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र अकेले में 1,59,133 केसेस है और जिसमें कि 7,273 डेथ हो चुकी है। दोस्तों, दिल्ली का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 3,000 नए केसेस पाए गए हैं और 80,000 का आंकड़ा पहुंच चुका है, जहां तक कि कोविड पॉजिटिव केसेस के मामले में बात करने वाली बात है। और डेथ हो चुकी है करीब 2,948। दोस्तों, मैंने जो आपको कल भी कहा था कि वहाँ पे सैंपलिंग शुरू हो चुकी है दिल्ली में आज से, और सैंपलिंग जो है जिसे सेरोलॉजिकल सर्वे कहते हैं वो आज से शुरू हो गया है और ये 10 जुलाई तक चलेगा विद द हेल्प ऑफ NCDD। उसके अलावा CCTV कैमरे के माध्यम से सारे के सारे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल्स को मॉनिटर किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है। ये आपको याद होगा कि अमित शाह जी ने दौरा किया था एक हफ्ते पहले, हमारे होम मिनिस्टर ने, और उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दिया था LNJP में, और इसी तरह से उन्होंने कहा था दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सबको CCTV कैमरे से सुसज्ज किया जाए। दोस्तों, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात और इस तरह से 8 स्टेट में अगर देखा जाए तो करीब 85% कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस को कवर करते हैं। यानी कि हमारे 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में सिर्फ 8 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कि 85% के करीब का केसेस कवर करते हैं। तो 22 स्टेट में सिर्फ 15% है और 8 स्टेट के अंदर 85% है। तो ये गंभीरता का विषय है। दोस्तों, 1 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है, जो हमने कल कहा था कि बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, तो वो हमारा 1 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस का पूरे वर्ल्ड में। उसके अलावा 5 लाख डेथ टोटल हो चुकी है और अकेले US के अंदर 1,28,000 डेथ हो चुकी है और ब्राज़ील जो कि नंबर 2 पर है 57,000 के आंकड़े को पार कर चुका है जहां तक डेथ की बात है। दोस्तों, विदेशों में आपको ये भी बताना चाहूँगा, जर्मनी जहाँ पे कि बहुत तेज़ी से सुधार हुआ था, UK में भी सुधार हुआ था और चाइना में भी सुधार हुआ था, लेकिन यहाँ पर कोरोना ने दोबारा से दस्तक दे दी है। जर्मनी ने कहा है कि हमें दोबारा से लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने पड़ेंगे और हमें जानना होगा कि इसका क्या कारण है कि यहाँ पे कोरोना वायरस दोबारा से एंटर कर चुका है। साथ में उन्होंने प्लानिंग की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे और उसके अलावा वो दोबारा से लॉकडाउन लगाने की भी सोच रहे हैं। और कुछ इस तरह से लगता है भारत को भी करना चाहिए, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हमें कोरोना वायरस की जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे
उतना ज़्यादा हमें जल्दी से मालूम चलेगा कि हमारे देश में एक्चुअल में कितने नंबर्स हैं। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अभी अगर आपको भी चाहिए तो आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी टेस्टिंग के लिए जा सकते हैं। इसके बारे में मैं बहुत जल्द बताने वाला हूँ कि कुछ जगह पर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, एक अच्छी खबर नहीं है। रोहतक में 48 घंटों में 2 बार अर्थक्वेक आया है, यानी कि दूसरी बार जो अभी अर्थक्वेक आया था कल, वो 2.4 रिक्टर स्केल पर आया है। कल रात को करीब 9 बजे करीब ये आया था। तो 2 बार अगर रोहतक में अर्थक्वेक आया है तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। हालांकि इसका जो पैमाना है, रिक्टर स्केल है, वो कम है, लेकिन ये गंभीर विषय है। एनसीआर में काफ़ी बार पिछले एक महीने में करीब 18 से 20 बार अर्थक्वेक आ चुका है, जो कि एक बहुत ही गंभीरता का विषय है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से खबर यह है कि 50 लाख के करीब डेली एम्प्लॉयमेंट मनरेगा जो माइग्रेंट लेबर थे उनको दिया गया है। डेली 50 लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा है मनरेगा के तहत। ये एक बहुत बहुत अच्छी बात है। अगेन मैं अप्रिशिएट करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को। और उसके अलावा उन्होंने MSME सेक्टर के अंदर 60 लाख लोगों को रोजगार दिया है, यानी कि मजदूरों को रोजगार दिया है। MSME में स्किल और अनस्किल्ड दोनों तरह के लोग हैं MSME में। और मनरेगा के तहत मजदूरों को 50 लाख मजदूरों को काम मिला है, जिसमें कि उनको 202 रुपया रोज की दिहाड़ी मिलती है। डेली वेजेस पे होते हैं ये। उसके अलावा दोस्तों, हैदराबाद, क्योंकि वहाँ पे भी केस है, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। वहाँ पर मार्केट जो है, मार्केट की एसोसिएशंस ने ये फैसला लिया है कि 15 दिन के लिए सारी मार्केट्स को क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस तेज़ी से वहाँ पर भी फैल रहा है। वहाँ पर 11,000 केसेस हो चुके हैं और करीब 230 डेथ हैदराबाद यानी कि तेलंगाना स्टेट में हो चुकी है। दिल्ली से फिर खबर कि पेट्रोल और डीजल के भाव रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 21 पैसे बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट ऑस्ट्रेलिया जाने और आने के लिए भारत से 1 जुलाई से फ़्लाइट चालू होने वाली हैं, यानी कि शुरुआत होने वाली है। टिड्डियों का दल दिल्ली तक पहुंच चुका है। जो पाकिस्तान से निकला था वो दिल्ली तक पहुंच चुका है और वो ज़रूर दिल्ली के आसपास जहां पे खेती हो रही है वहां पे हमला करने की तैयारी में है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ को काफ़ी प्रेज़ किया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस बखूबी से कोरोना वायरस जैसी बीमारी का मुकाबला किया है, ये सराहनीय है। उन्होंने कहा है करीब 85,000 लोगों की ज़िंदगी योगी आदित्यनाथ, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बचाई है। दोस्तों, विदेशों से खबर यह है कि DR कॉन्गो, जहाँ पे कि एबोला आउटब्रेक हुआ था, जो बहुत खतरनाक बीमारी थी, 2 साल तक जूझते रहे और 2200 डेथ हुई हैं। तो DR कॉन्गो ने अनाउंस किया है कि ये कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है कॉन्गो से। तो एबोला बीमारी वहाँ से कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन 2200 लोगों की जान ली है। और दोस्तों, आप समझ सकते हैं इस बीमारी को खत्म होने में 2 साल लगे हैं, तो कोरोना वायरस भी कुछ कम खतरनाक बीमारी नहीं है। तो समय ज़रूर लगेगा, लेकिन जितनी तेज़ी से आप सहयोग देंगे सरकार का, अपना खुद का ख्याल रखेंगे, उतनी तेज़ी से कोरोना वायरस को हम मात दे पाएंगे। दोस्तों, चाइना की जो सैटेलाइट इमेज आई है उसमें यह बताया गया है और ये दिखा है कि चाइना पेंगोंग लेक पर वापस कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। वो अपने व्हीकल्स, अपने टेंट और अपने बोट्स के माध्यम से वो चारों तरफ नज़र गड़ा के बैठा है। जबकि दोबारा से चाइना को चेतावनी दी है कि वो भारत के किसी भी हिस्से पर अपना कब्जा करने की कोशिश ना करे और जो स्टेटस को की पोजीशन बनाई हुई है उसको मेंटेन करके रखे। तो दोस्तों, चाइना की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहता हूं कि चाइना ने जो इंडिया के स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट जो 2016 में की थी वो करीब $381 मिलियन थी, यानी कि 2,857 करोड़ रुपये। और 2019 में ये 12 गुना बढ़कर 4.6 बिलियन यानी कि 34,500 करोड़ रुपये हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि मात्र 3 वर्षों में ये इन्वेस्टमेंट 12 गुना बढ़ी थी। तो चाइना ने बहुत तेज़ी से भारत में इन्वेस्टमेंट की थी और स्पेशली स्टार्टअप्स के अंदर। दोस्तों, उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि अर्थक्वेक ना सिर्फ रोहतक में आया है, अर्थक्वेक ने नॉर्थ वेस्ट ऑफ कारगिल, लद्दाख में भी करीब और मेघालय में भी
करीब 4.5 और 3.3 मैग्नीट्यूड के आधार पर एक हिट किया है और ये दोनों स्टेट भी अफेक्टेड हुए हैं, यानी कि लद्दाख जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आता है, कारगिल लद्दाख, और उसके अलावा मेघालय है। तो यहाँ पर भी रोहतक के अलावा जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय में भी अर्थक्वेक आया था। आसाम से भी कोई अच्छी खबर नहीं है दोस्तों। आसाम में आपको मालूम है कि वहाँ पर फ्लड आ चुका है और करीब 16 लोगों की डेथ हो चुकी है। उसमें 2,53,000 लोग बेघर हो चुके हैं, जो 704 गांवों में, जो कि 16 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, रहते हैं। दोस्तों मुंबई से एक अच्छी खबर यह है कि मुंबई वोकार्ड हॉस्पिटल, जहां से मैं भी जुड़ा हूं, मैं भी डायरेक्टर हूं वोकार्ड फाउंडेशन में, और वहां पे वोकार्ड हॉस्पिटल के स्टाफ ने वॉलंटरली कहा है कि हम अपना प्लाज्मा देने को तैयार हैं। अगर कोई मरीज कोविड-19 का टेस्ट करना चाहता है, उससे ट्रीटमेंट करना चाहता है, तो हम डोनेट करने को तैयार हैं प्लाज्मा, जिसके माध्यम से किसी मरीज का इलाज हो सके। ये एक बहुत अच्छा काम है जो वोकार्ड हॉस्पिटल के स्टाफ ने वॉलंटरीली करने को कहा है, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस साहसिक और एक अच्छे कार्य के लिए। जबकि दूसरी तरफ दिल्ली गवर्नमेंट है जो रिक्वेस्ट कर रही है कि लोग प्लाज्मा डोनेट करें जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है, जो पहले पॉजिटिव थे और वो ठीक हो चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली में लोग आगे आने से बच रहे हैं। दोस्तों दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी WHO ने जो फैसला किया है, WHO ने कहा है कि अगले साल तक हमें करीब $31 बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो कोविड-19 के ट्रीटमेंट और वैक्सीन के लिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, उन्होंने एक बताया है, आंकड़ा जारी किया है कि करीब 2,32,000 करोड़ की एडिशनल ज़रूरत पड़ेगी WHO को इस बीमारी से जूझने के लिए, बीमारी को ख़त्म करने के लिए। दोस्तों मुंबई के पास में एक जगह है पुणे, जो महाराष्ट्र में है, और जहाँ पे बजाज का ऑटो प्लांट है, वहाँ से अच्छी खबर नहीं है। वहाँ पे 2 एम्प्लॉयज़ की कोविड-19 की वजह से डेथ हो चुकी है और 140 एम्प्लॉयज़ इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जबकि बजाज ऑटो प्लांट में 8,100 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। दोस्तों उसी के अलावा आंध्रा में भी बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के जो डेड बॉडीज़ हैं उनको JCB से उठाकर या ट्रैक्टर से उठाकर घटना स्थल तक, यानी कि जहाँ पे शवाग्रह हैं, वहाँ तक पहुँचाया गया है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंसान की अगर जिंदा है तो उसकी वैल्यू होती है, मरने के बाद वैल्यू नहीं होती है। इस तरह का ट्रीटमेंट शायद नहीं देना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को कि वो कम से कम इस कार्यवाही को देखे और आने वाले समय में इस तरह से कोई दोबारा से हादसा ना हो। दोस्तों छतरपुर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जहां पे ITBP ने कमान लिया है और वहां पर करीब 20 फुटबॉल फील्ड के बराबर उन्होंने 2,000 बेड से पहला एक शुरू किया है और टोटल 10,000 बेड्स की व्यवस्था की है कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो 2,000 बेड कल ही उन्होंने शुरुआत कर दी और बाकी 8,000 बेड भी वो शुरू करने वाले हैं। अगर केसेस बढ़ते हैं तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने पहले से ही तैयारी करके रखी है। तो दोस्तों ये थी खबर आज की, और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि DRDO ने एक वायरस से जूझने के लिए कन्वेयर बेल्ट बनाया है, और जो कि बैगेज जो होते हैं उसको डिसइंफेक्ट करेगा, और ये एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पर लगाए जाएंगे। गोवा का CM ने कहा है, अनाउंसमेंट किया है कि उनके स्टेट में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। तो गोवा शायद पहला स्टेट है जिसने डिक्लेयर किया है कि हमारे स्टेट में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। और दोस्तों दिल्ली के स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। कोविड-19 जैसे कि मैंने आपको बताया था, ना सिर्फ जर्मनी में, ना सिर्फ इंग्लैंड में, बल्कि चाइना में भी वापस फेज़ 2 में आ चुका है, और बीजिंग में अभी तक 11 नए केसेस आए हैं और टोटल 13 केसेस एक दिन के अंदर निकल के आए हैं। मैक्सिको के अंदर करीब 25,000 डेथ हुई हैं, और US में अकेले एक दिन में 40,000 केसेस आए हैं। तो जो दोस्तों ये गंभीरता का विषय है, US में भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं कैजुअल्टीज़। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि तमिलनाडु में कस्टोडियल डेथ हुई थी
फादर और सन की, जो कि एक बहुत ख़राब हादसा था और उसमें पिता और पुत्र दोनों के खून से भरे हुए कपड़े मिले हैं, जिसमें बताया गया है कि पुलिस ने उनको टॉर्चर किया था और एफआईआर के अंदर भी काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो कि रेटिंग एजेंसी है, उसने एक बार फिर इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया है कि इंडियन इकोनॉमी श्रिंक हो रही है और 5% हमारी ग्रोथ और श्रिंक होने की उम्मीद है, और साथ में फॉरेक्स रिजर्व जो हमारा है वो करीब $2 बिलियन से कम होने वाला है। तो दोस्तों, बैंक्स के बारे में भी कहा गया है कि जो भी कोविड-19 है उसकी वजह से स्ट्रेस्ड टेस्ट होने वाला है बैंकों में, और जो एनपीए की संख्या है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, और जिस बैंक में भी रेड फ्लैग होता है उन्हें इमीडिएटली अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा और रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि आरबीआई को बताना होगा। दोस्तों, उसके अलावा आई स्क्वायर्ड कैपिटल यूएस, जीएमआर कल्पतरू, फेयरफैक्स, इनको 4 रेलवे स्टेशंस की रीडेवलपमेंट का काम मिला है, जो कि GWL यानी कि ग्वालियर, नागपुर, अमृतसर और साबरमती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इन कंपनीज को रीडेवलपमेंट का यानी कि स्मार्ट रेलवे स्टेशन का काम इनको दिया गया है। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई, और आज हमारा 50वां एपिसोड है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, नेट बैंकिंग फ्रॉड आज की डेट में बहुत तेजी से हो रहे हैं, और इसके लिए आरबीआई ने एक नंबर निकाला है, और नंबर है 14440 यानी कि 1440, जिसमें आप एक मिस कॉल दीजिएगा, जो टोल फ्री नंबर है, और आपको सामने से आरबीआई से वापस आपको रिवर्ट कॉल आएगा। तो ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सबसे पहले ये आपको जब एक कॉल करते हैं तो आपको सामने से ऑटोमेटेड वॉइस से आपको थैंक यू का मैसेज आएगा। उसके बाद आपको ग्रीटिंग की जाएगी और कहा जाएगा कि थैंक यू फॉर कॉलिंग आरबीआई, और उसके बाद कॉल आपकी डिसकनेक्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ ही सेकंडों बाद आप दोबारा से एक कॉल आपको मिलेगी, और ये कॉल का नंबर होगा +91 और उसके बाद 14440 यानी कि 1440, और उसके बाद जब आप उसको फ़ोन को उठाएंगे तो आपको एक बार फिर से यूज़र फ्रेंडली इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स के थ्रू वेलकम किया जाएगा, और इसमें आपसे आपकी क्वेरीज को पूछा जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ऑनलाइन बैंकिंग के लिए और ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन के लिए। उसके बाद आपसे जो इन्फॉर्मेशन ली जाएगी उस पर एक्शन होगा, और उसके बाद दोस्तों फिर आपको इस तरह की कोई भी फ्रॉडुलेंट जो घटना होगी उसके बारे में आपको मैसेज आते रहेंगे। तो इसमें अनऑथराइज्ड जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती है उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी है वो आपको इस नंबर पर डायल करने से मिल जाएगी। तो आप याद रखिएगा, ये नंबर है 14440, और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप आरबीआई के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है मॉनेटरी पॉलिसी और इंडियन करेंसी की। तो दोस्तों, ये था आपका अपना प्रिय आरजे आदि, जिसने आपको बताया कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर आप 14440 नंबर यानी कि 1440 नंबर को अपने फ़ोन पर सेव कर देते हैं और आप किसी भी होने वाली फाइनेंशियल दुर्घटना को रोक सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये नंबर आप अपने सभी जान पहचान वालों को ज़रूर दे दीजिएगा। बी सेफ। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबई चमानुस, और लेकर आया आपके लिए आड़ी टेढ़ी बातें, जिसमें कि आपको वो सुना रहा है आज कुछ कहानियाँ, कुछ कविताएं, आपको अभी अपडेट्स दिया है, और इसके अलावा आपको अभी कहानी भी सुनाने वाला है। तो दोस्तों, मौसम बदलने लगा और बरसात आने लगी, मौसम बदलने लगा और बरसात आने लगी, ईश्वर की याद रह रह कर सताने लगी। जब मैंने छूकर देखा बारिशों की बूंदों को, जब मैंने छूकर देखा बारिश की बूंदों को, तो हर बूंद में ईश्वर की तस्वीर नजर आने लगी, ईश्वर की
तस्वीर नजर आने लगी। दोस्तों, मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वो दूसरों में रखता है। ये जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है, कुछ महकती हैं और कुछ मुरझाती हैं और कुछ चुभ जाती हैं। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचना की थी। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी तो 3 विशेष रचना की थी, और इसमें पहली रचना थी कि अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसका सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। दूसरा, मृत्यु के बाद जो हमारा शरीर होता है उसमें दुर्गंध उत्पन्न कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को कभी भी अंतिम संस्कार नहीं करता। और तीसरा, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट या अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ भूलना उसने दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता या जीने की इच्छा नहीं होती। तो जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई, आपका अपना प्रिय आदि यानी कि आदि कश्यप। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं आपको कि मुंबई में एक इंतजाम किया है, जो कि आप जैसे कोरोना वायरस का आपको टेस्ट कराना है। कई बार आपको लगता है कि आपको शायद बुखार हो रहा है, आपको खांसी है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम डरते हैं कि हम किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो शायद वहाँ पर वो आपको एडमिट ना कर लें। तो इन सब से बचने के लिए एक होटल एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव जो कि बांद्रा में सेटअप किया है। बांद्रा एक जगह है जो मुंबई सबर्बन में है, वेस्टर्न सबर्बन में, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी के माध्यम से जाकर अपना टेस्ट करा सकते हैं, और इनके पार्टनरशिप इनकी है सबर्बन डायग्नोस्टिक के साथ में। तो ये मुंबई ने एक विशेष ड्राइव शुरू किया है जिसमें कि आप अपनी गाड़ी में जाकर वहाँ पर अपना टेस्ट करा सकते हैं। और इसके स्टेप क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, और रजिस्टर ऑनलाइन कराने के लिए आपको एक वेबसाइट का एड्रेस लिखना पड़ेगा जो है www.suburbandiagnostics.com, और उसके बाद वो आपको एक टोकन जनरेट करके देगा। उसके बाद आप गाड़ी के से आएंगे, अपने होटल एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव के गेट पर जाएंगे जो डॉक्टर अंबेडकर रोड पर है। वहाँ पर आप टोकन दिखाएंगे और आप अपनी जो खिड़की है अंदर से ही आप टोकन दिखाएंगे और आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। और जब आप अंदर पहुँचेंगे तो उसके बाद आपको टेस्टिंग के बाद में 21st रोड से एग्ज़िट हो जाएगा। उसके बाद आपको 48 घंटे में मेल के द्वारा आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो इस तरह से आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे आप अपना टेस्ट करा के सेफली एग्ज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों, 48 घंटे में आपको मालूम चल जाएगा कि आपको पॉजिटिव है कि नहीं है। और इसके अलावा जो महाराष्ट्र सरकार है, इसने इसका एक फ़ीस फिक्स की है जो कि सिर्फ 2,800 रुपये है। इसमें आपको किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जाके अपने आप को टेस्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और आप इसको संभाल के रखिएगा। और जब भी आपको लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप खुद जाके बांद्रा में अपने आप को चेक करा सकते हैं। होटल एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव और जो पार्टनरशिप है वो सबर्बन डायग्नोस्टिक के साथ में है। तो अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे फ़ोन करके ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज रविवार का दिन है और आप अपने परिवार के साथ होंगे और हमारे 50वें एपिसोड को एंजॉय कर रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपका अपना प्रिय आरजे आदि की यानी कि आदि कश्यप जो मुंबई चा मानुस है वो आपको पूरी तरह से मनोरंजित कर पा रहा है। दोस्तों, कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी टूट जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और अब आपको बताता है उपनिषद के बारे में, थोड़ी जानकारी देगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी पसंद आएगी। तो दोस्तों, उपनिषद क्या है? उपनिषद हमें क्या देते हैं? उपनिषद हमें आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और सोचने समझने की तर्क प्रणाली प्रदान करते हैं। कुल 178 उपनिषद हैं, उसमें से 10-12 सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं।
उपनिषद वेदों की व्याख्या करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। वेदों के बारे में एक आम आदमी वेदों को आसानी से नहीं समझ सकता है। उनका ज्ञान कई बार बहुत ही कठिन और मुश्किल होता है। इसलिए हमको प्रमुख तौर पर उपनिषद, पुराण व गीता को पढ़ना चाहिए जो ज्ञान पिपासु है। अन्यथा आपको रामायण ही पढ़नी चाहिए यदि आप केवल भक्ति भाव में डूबना और कर्तव्य परायण व्यक्ति बनना चाहते हैं। आइए हम अपने कुछ प्रमुख उपनिषदों के बारे में आपको जानकारी सरल भाषा में देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, उपनिषद जो पहला उपनिषद है वो है ईशा उपनिषद, और मैं आपको सिर्फ पहले उपनिषद के बारे में बताऊंगा आज, उसके बाद मैं आगे दूसरे उपनिषद के बारे में जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों, जो पहला जो उपनिषद है उसका नाम है ईशा उपनिषद। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है, यह सभी ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक इसे भोगते रहो। इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि यह धन भोग्य पदार्थ किसका है? किसी का भी नहीं है। इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष की जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार किए जाने वाले कर्म तुझ में लिप्त ना होंगे। इससे अन्य कोई मार्ग नहीं है जिससे कि मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सके। जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को निरंतर परमात्मा में और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है, तब वह कभी भी किसी से नफरत नहीं करता है। तो दोस्तों, ये था ईशा उपनिषद। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना के बाद हम यदि ना भी रहें तो आने वाली पीढ़ी से कह देना, दान देना हो तो अस्पताल बनाने के लिए देना। धार्मिक स्थल के भी संकट के समय दरवाजे बंद हो जाते हैं। भारत एक ऐसा गरीब देश है जिसके सारे मंत्री करोड़पति हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि भारत एक ऐसा गरीब देश है जिसके सारे मंत्री करोड़पति हैं, और देश पर जब कोई विपत्ति आती है तो दान जनता से मांगा जाता है। अगर आप किसी को नमस्कार यह सोचकर कर रहे हो कि वो आपको भी नमस्कार करेगा, तो आपका नमस्कार करना व्यर्थ है। ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप किसी को नमस्कार यह सोचकर कर रहे हो कि वो भी आपको नमस्कार करेगा, तो वो नमस्कार व्यर्थ है, क्योंकि नमस्कार संस्कार की वजह से किया जाता है, अहंकार की वजह से नहीं। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, आपका मुंबई का मानुस आदि कश्यप, और लेकर आया है आपके लिए आड़ी टेढ़ी बातें। और आज है हमारा 50वां एपिसोड। तो मैं इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले, जैसे कि हमेशा होता है, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, और कहानी के बाद हम इस एपिसोड की समाप्ति करेंगे। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कभी ईश्वर को देखा है, तो मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि शायद नहीं। ये एक आस्था है, एक विश्वास है, ये एक बिलीफ है। और मेरी आज की कहानी इसी आस्था, इसी विश्वास और इसी बिलीफ पर आधारित है, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। और मेरी कहानी का शीर्षक है ईश्वर और विश्वास। एक पादरी महाशय समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक रात तूफान आने से जहाज को एक द्वीप के पास लंगर डालना पड़ा। सुबह पता चला कि रात आए तूफान में जहाज में कुछ खराबी आ गई है। जहाज को 1-2 दिन वहीं रोक कर उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। पादरी महाशय ने सोचा, क्यों ना एक छोटी बोट से द्वीप पर चलकर घूम लिया जाए। यानी कि आइलैंड है और आइलैंड में थोड़ा घूम सकते हैं, तो अगर कोई मिल जाएगा तो उस तक प्रभु का संदेश भी पहुंचा दिया जाएगा, और उसे प्रभु का मार्ग बताकर प्रभु से मिलाया जाएगा। तो वो जहाज के कैप्टन से इजाजत लेकर एक छोटी सी बोट से द्वीप पर चले गए। वहां वो इधर उधर घूमते रहे और उन्हें 3 द्वीपवासियों से मुलाकात हुई, जो बरसों से उस सूने द्वीप पर यानी कि आइलैंड पर रहते थे। पादरी महाशय उनके पास जाकर बातचीत करने लगे। उन्होंने उनसे ईश्वर और उनकी आराधना के ऊपर चर्चा की, और पादरी जी ने पूछा, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? तो इस पर सबने जवाब दिया, हाँ। फिर पादरी ने पूछा, आप ईश्वर की आराधना यानी कि ईश्वर की पूजा कैसे करते हैं? तो उन्होंने बताया, हम अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं, हे ईश्वर, हम आपके हैं, आपको याद करते हैं
और आप भी हमें याद रखना। पादरी महेश ने कहा, यह प्रार्थना ठीक नहीं है। तो एक ने कहा, तो आप हमें सही प्रार्थना सिखा दीजिए, क्योंकि हमें तो इतना ही आता है। तो पादरी महाशय ने उन सबको बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना सिखा दिया। तब तक जहाज बन चुका था और पादरी अपने सफर पर आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद पादरी ने जहाज के डेक पर टहलते हुए देखा कि वो तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे थे। उन्होंने हैरान होकर जहाज रुकवाया और उन्हें ऊपर चढ़ा दिया। यानी कि उन तीनों को पादरी जी ने जहाज रोकने के बाद में तीनों को ऊपर चढ़ा लिया। फिर उनसे इस तरह आने का उन्होंने कारण पूछा। तो वो बोले, फादर, आपने जो हमें प्रार्थना सिखाई थी हम उसे अगले दिन भूल गए, इसलिए हम आपके पास दोबारा उसको सीखने आए हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? पादरी ने कहा, ठीक है, पर यह तो बताओ तुम लोग पानी पर कैसे दौड़ सके? तो उनमें से एक ने कहा, हम आपके पास जल्दी पहुंचना चाहते थे, सो हमने ईश्वर से विनती की, प्रार्थना की और मदद मांगी और कहा कि हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। और बस हम दौड़ पड़े। अब पादरी महाशय सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, आप लोग ईश्वर पर आपका विश्वास धन्य है। आपको अन्य किसी प्रार्थना की आवश्यकता ही नहीं है। आप पहले की तरह प्रार्थना करते थे, वैसे ही प्रार्थना करते रहो। तो दोस्तों, ये होता है कि आपकी जो विश्वास होता है, आपकी जो आस्था होती है, आपकी जो बिलीफ होती है, अगर वो मजबूत है, आपकी इच्छा शक्ति, तो आपका सबका ईश्वर आपके साथ है। आपको किसी दूसरे ईश्वर को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपके मन में होता है, ना कि बाहर होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपका मन साफ है तो आपका ईश्वर आपके साथ हमेशा अदृश्य रूप में आपके साथ रहता है। तो दोस्तों, अंत में आपका आदि आपको यही कहना चाहता है कि नदी का पानी मीठा होता है। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो पानी देती रहती है, और सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो हमेशा पानी लेता रहता है। यही जिंदगी है। देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे, और अगर लेते रहोगे तो खारे लगोगे। इसलिए हमेशा देने की भावना रखनी चाहिए। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है, तो फिर कठिन क्या है? सरल होना बहुत कठिन है। तो ये दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि फ्रॉम आरडी टेढ़ी बातें, आपके लिए लेकर आया था आज का स्पेशल 50th एपिसोड, यानी कि 50वां एपिसोड मुंबई से। अब आज से आपसे यहीं पर इस सभा को समाप्ति की आज्ञा चाहता है, अनुमति चाहता है, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, नई कविता के साथ, नई कहानी के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए लेता है आपसे अलविदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।